हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और आज हम आए हैं आपके बीच में कि बिहार बोर्ड ने जो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर निकाला है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 70 20 6 करके है 96। तो आज हम लोग करने वाले हैं 70 जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको। और हाँ, इतना ही नहीं, सिर्फ 70 क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि उन 70 क्वेश्चन से रिलेटेड बाकी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। आगे जब वीडियो आप 10 मिनट तक देखोगे तो समझ जाओगे कि इस एक वीडियो के द्वारा आपको कितनी सारी जानकारियां मिलने वाली है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आराम से कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और अभी से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना लगे इसको पूरा डिस्कस करने में, तो हम लोग अच्छे से करेंगे। हाँ, और YouTube पे बहुत सारे लोगों ने इसको पहले भी डिस्कस कराया है, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का एरर है, उसमें आंसर गलत बताया हुआ है। तो 100% एक्यूरेट हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी जानकारियां आपको इस वीडियो से मिलने वाली है जो एग्जाम में देखना। इसमें जो मैं डिस्कस करूंगा, इससे कम से कम आपको 10 नंबर, मिनिमम मैं बोल रहा हूं, कम से कम 10 नंबर आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, अब बोलोगे 70 क्वेश्चन में 10 नंबर कैसे आ जाएगा? भाई सिर्फ 70 क्वेश्चन नहीं, बल्कि इन 70 क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो आराम से कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट चीज बीच में मिलेगा, जो अभी तक आप नहीं जानते हो, उसको नोट करते चलना। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं सेशन का। ठीक है, तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाता और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हम लोग जुझारू लोग हैं, लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं। तो अंत तक लड़ेंगे, अंत तक संघर्ष करेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस बार एग्जाम के खोपड़ी में छेद करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड? तो यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्साइड है, फास्फोरस है, ग्रेफाइट है और प्लास्टिक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस आपका कौन होगा? प्लास्टिक होगा। तो जब भी अक्रिस्टलीय ठोस आपसे पूछा जाए, अक्रिस्टलीय ठोस में आपको याद रखना है रबर, प्लास्टिक के बने हुए जितने भी चीजें हैं, और बहुलक जिसे आप पॉलीमर्स बोलते हो। पॉलीमर्स जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन, टेफ्लॉन, ये सारी चीजें क्या है? एमोर्फस सॉलिड है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब एक चीज और ध्यान रखना आप लोग कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसे आप क्रिस्टलीय ठोस बोलते हो, क्रिस्टलीय ठोस, वो विषमदैशिक प्रकृति का होता है। विषमदैशिक यानी एनिसोट्रोपिक, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो याद रखना है समदैशिक होता है। समदैशिक जिसे हम लोग आइसोट्रोपिक भी बोलते हैं। एनिसोट्रोपिक का मतलब हुआ, विषमदैशिक का मतलब कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अपवर्तनांक हो गया, चालकता हो गया, प्रतिरोध हो गया, इन सब का मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होगा। तो देखना, विषमदैशिकता से सवाल आ सकता है। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है, इसका मतलब है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी का मान सभी दिशाओं में एक समान होगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो पिंड केंद्रित यानी कि यहाँ पे देखो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है बीसीसी, आपसे पूछा जा रहा है बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो बीसीसी में परमाणुओं की संख्या होती है 2। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी यूनिट सेल इज 2। तो चलो और हम इसमें बताते हैं आपको, जितनी भी चीजें इससे रिलेटेड होगी सब खल्लास कर देंगे। ध्यान से देखना, अगर आपसे पूछा जाए सरल इकाई से, सरल इकाई से, सरल इकाई से, तो परमाणुओं की संख्या यहाँ पे सॉरी 1 होगी। सरल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। अगर आपसे बीसीसी पूछा जाए, जिसको हम लोग पिंड केंद्रित या अंतः केंद्रित भी कहते हैं, पिंड केंद्रित अंतः केंद्रित, तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होगा? 2। जब आपसे एक सीसी में नंबर ऑफ एटम पूछा जाए तो कितना होगा? 4। इसको हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित। ओके, अच्छा कुछ चीजें और, अगर आपसे पूछा जाए, आ रहे हैं हमसे, बीसीसी का अगर रेडियस पूछा जाए, त्रिज्या, तो याद रखना होगा √3a/4। अगर आपसे एक सीसी का रेडियस पूछा जाए तो याद रखना a/2√2। और सिंपल का पूछा जाए, सरल इकाई सेल का रेडियस, तो हो जाएगा a/2। तो इतनी चीजें रेडियस से याद रखना। उसके बाद एक चीज और बताता हूं, देखो सरल इकाई सेल, सरल इकाई सेल में परमाणु कहां कहां पे रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो परमाणु सिर्फ कोने पर, कोने पर, अगर बीसीसी में पूछे तो प्रत्येक कोने पर प्लस एक परमाणु अंतः केंद्र में, और एफसीसी, अगर आपसे एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पूछा जाए तो एफसीसी में कोने पर प्लस प्रत्येक फलक के केंद्र पर। तो देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन से कितना सारा क्वेश्चन कराया। सरल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 1 होगी, बीसीसी में, जिसको पिंड केंद्रित या अंतः केंद्रित कहते हैं, 2 होगी, एफसीसी में 4 होगी। सरल इकाई सेल में परमाणु सिर्फ और सिर्फ कोने पर होता है, 8 कोने पर, जो एक यूनिट सेल में डिवाइड होता है। बीसीसी में कोने पर प्लस अंतः केंद्र में, एफसीसी में कोने पर प्लस फलक के केंद्र में। और बाकी ये सब चीज आप जरूर समझ रहे होंगे। जब आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसका मतलब कि पीछे से बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है आपको खुद से समझना भी पड़ेगा। हम ये उम्मीद करके चलेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी आपको पहले से है। तो चूंकि ये बिल्कुल रिवीजन के पर्पज से है और जो नहीं जानते हो उससे बहुत सारा जानकारी भी आपको मिलेगा, तो एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि हमको पता है कि हम इसमें कितना मटेरियल आपको देने वाले हैं। बीसीसी का रेडियस पूछेगा तो √3a/4, एफसीसी का a/2√2 और सिंपल क्यूबिक का r = a/2। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ला 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 ला। देखो यहाँ पे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है, तो जो क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं, द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस इन क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल में ब्रेवियस लैटिस की संख्या कितनी होगी? देखो लैटिस कितने प्रकार के होते हैं, तो कुल क्रिस्टल तक आपसे पूछा जाएगा, कुल क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कुल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है।
7 होगी। ठीक है, कौन कौन? तो आप ट्रिक से याद रखना, CTORHMT, CTORHMT। देखो कितना आसानी से याद हो गया, CTORHMT, CTORHMT। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। C का मतलब क्यूबिक, T से हो गया टेट्रागोनल, O से हो गया ऑर्थो रोम्बिक, R से रोम्बोहेड्रल, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक और 3 से ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये 7 क्रिस्टल तंत्र है। अब इसमें आपसे नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस अगर पूछा जाए कि किसमें कितना ब्रेवियस लैटिस है, तो बिल्कुल सिंपल है, इसको भी आप एक ट्रिक से ही याद रखना। मेरे साथ एक नंबर बोलो, 3 2 4 1 1 2 1, 3 2 4 1 1 2 1। तो याद रखना है 3 2 4 1 1 2 1, 3 2 4 1 1 2 1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्यूबिक में ब्रेवियस लैटिस कितना है, तो 3, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक में 4, रोम्बोहेड्रल में 1, हेक्सागोनल में 1, मोनोक्लिनिक में 2 और ट्राइक्लिनिक में 1। तो इधर नाम याद रहेगा CTORHMT और इधर 3 2 4 1 1 2 1। तो हमसे पूछा गया कि घनाकार क्रिस्टल में कितना है, तो बताओ घनाकार क्रिस्टल में कितना होगा? घनाकार क्रिस्टल में 3 होगा। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्थोरोम्बिक में कितना होगा, तो 4। कुछ और चीज बताते हैं, क्रिस्टल तंत्र में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सममित क्रिस्टल तंत्र कौन है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मोस्ट सिमेट्रिकल, तो सबसे सममित जो है वो होता है आपका क्यूबिक, जिसको आप घनीय बोलते हैं, घनीय नहीं रे, घनीय। और सबसे असममित अगर पूछा जाए, सबसे असममित, तो वो हो जाएगा सबसे लास्ट वाला, ट्राइक्लिनिक। अच्छा, मोस्ट सिमेट्रिकल अगर पूछेगा तो क्यूबिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल पूछेगा ट्राइक्लिनिक, और सबसे अधिक संख्या में ब्रेविजालक किसमें होगा, याद रखना ऑर्थोरोम्बिक में होगा। तो ऑर्थोरोम्बिक में नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस कितना है बच्चों? 4 है। तो देखो इसमें भी कितना सारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 7। कुल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं? 7। जो CTORHMT से याद भी हो गया आपको, क्यूबिक, टेट्रागोनल, फलाना ढिमकाना चिमकाना ये सब। और 3 2 4 1 1 2 1 याद रखना, इसमें कितना है वो पूरा याद हो गया। सबसे सममित क्यूबिक, सबसे असममित ट्राइक्लिनिक, और सबसे अधिक संख्या में ब्रेविजालक ऑर्थोरोम्बिक। कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए वीडियो देखने के दौरान। ठीक है, लास्ट में मैं कुछ आपसे क्वेश्चन भी बीच बीच में पूछता रहूंगा, उसका जवाब आपको देना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है? तो क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है शॉर्टकी दोष के कारण। देखो शॉर्टकी दोष में क्या होता है, समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपने जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं। तो शॉर्टकी दोष में क्या होता है
कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन, दो धनायन तो दो ऋणायन, तीन धनायन तो तीन ऋणायन इक्वल नंबर में अपने जगह से हट जाते हैं, यानी क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। क्रिस्टल का जो घनत्व है वो शॉर्टकी दोष के कारण कम हो जाता है, चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, फ्रेंकल दोष क्या है कि फ्रेंकल दोष में धनायन अपने चालक बिंदु से हटकर अंतराली स्थान पर चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल से कोई धनायन ऋणायन बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ धनायन अपने जगह से हटा और किसी दूसरे खाली स्थान में चला गया। जैसे रूम में 20 बच्चे हैं, दो बच्चा उठा और रूम से बाहर नहीं गया, वहां से हट के वहां दो लोग बकवास कर रहा था, इसकी वजह से अलग जाके और कोने में बैठ गया, तो रूम से बाहर नहीं गया, इसीलिए अभी भी उसमें द्रव्यमान मास उतना ही है। तो इससे घनत्व में कमी नहीं आती है। फ्रेंकल दोष के कारण घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन शॉर्टकी दोष के कारण चूंकि छोटका छोटकी यानी धनायन और ऋणायन दोनों गया, इसीलिए यहाँ पे कमी आ जाती है, किसमें, घनत्व में। अच्छा, एफ केंद्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। एफ केंद्र जो है वो कलर सेंटर है, कलर सेंटर ये रंग के लिए उत्तरदायी है। क्रिस्टल में रंग अगर आपसे पूछेगा कि क्रिस्टल में रंग किसके वजह से आ जाता है, तो ये एफ केंद्र के वजह से आता है। एफ सेंटर, एफ सेंटर क्या है, एफ सेंटर है क्या, इसी में से एक और एरो निकालते हैं। एफ सेंटर जो है, जब क्रिस्टल से कोई ऋणायन चला जाता है तो उसके जगह पर रिक्ति उत्पन्न होती है, और ऋणायन रिक्ति में जब कोई इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कर जाता है तो उसी के वजह से बनता है एक केंद्र। देखो कितना सारा चीज मैंने आपको इसमें बताया। अगर आपको वीडियो इतना देखने के बाद लगा कि नहीं इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो बच्चों एक बार लाइक कर दो, ताकि हम कंटिन्यूअसली आपके लिए इस तरह का वीडियो लाते रहें। क्योंकि देखो दिन भर हम भी ऑफलाइन क्लास में व्यस्त रहते हैं, तो जो उसमें टाइम मिलेगा एग्जाम तक हम आपके साथ जरूर रहेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी समस्या हो, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक, जैसे मान लो फिजिकल का कोई टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा हो, या फिर चाहते हो कि ऑर्गेनिक में कुछ रिएक्शंस है, नेम रिएक्शन वगैरह जो नहीं याद हो रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमको बताओ। अब एग्जाम से पहले आपको जरूर उसका वीडियो दे देंगे, एक बार देखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, हाँ, और आप वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आय हाय, अच्छा सवाल, छप सकता है भाई। मोलरता को व्यक्त किया जाता है, तो मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड है, तो मोलरता क्या होता है बताओ, मोलरता बताओ तो क्या होता है। मोलरता बराबर होता है विलय का मोल बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और ये आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ये है मोलारता का फॉर्मूला, कि जो सॉल्यूट है उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज और आपको याद रखना है, वो है मोलरता। मोलरता क्या होता है, विलय का मोल, विलय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। ये किसमें होना चाहिए, केजी में। अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। एक चीज और याद रखना, वो है मोल अंश, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोल, बताओ क्या बोलते हैं, मोल प्रभाग बोलते हैं। तो मोल अंश या मोल प्रभाग बराबर होगा विलय या विलायक का मोल
बटा बिलियन का कुल मोल। अब समझना ध्यान से, जब आपसे मोलारता पूछे, मोलेरिटी, तो विलय का मोल ऊपर और बिलियन का आयतन नीचे, तो इसका मात्रा क्या होगा? तो बताओ कि इसका मात्रा क्या होगा? इसका मात्रा क्या होगा बच्चों, बताओ। मात्रा ऊपर में मोल है तो मोल, और नीचे में आयतन है तो लीटर, तो मोल प्रति लीटर। सवाल यही पूछा गया था, मोलारता को किसमें व्यक्त किया जाएगा? तो मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे मोलालता को किसमें व्यक्त किया जाएगा, तो मोलालता का हो जाएगा मोल प्रति, और नीचे विलायक का द्रव्यमान है तो केजी, मोल प्रति केजी। और अगर मोल अंश का मात्रक आपसे पूछे तो देखो, ऊपर भी विलय विलायक का मोल है और नीचे भी विलियन का मोल है। मोल मोल कैंसिल, यानी कोई यूनिट इसका नहीं होगा, मोल अंश का कोई यूनिट नहीं होता है। अब मोल अंश में चीज याद रखना, अगर विलय का मोल अंश पूछे तो विलय का मोल ऊपर रखेंगे और विलय विलायक का नीचे रखेंगे। अगर विलायक का पूछे तो विलायक का ऊपर रखेंगे, विलय और विलायक का नीचे रखेंगे। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, मतलब अभी जो बताएं उस पर बना सकते हो आप लोग। यदि विलायक के 1000 ग्राम में 18 ग्राम ग्लूकोज खुला हुआ है, तो विलायक का द्रव्यमान कितना है? 1000 ग्राम, ग्लूकोज है 18 ग्राम, बोल का तो क्या कहा जाएगा बताओ? तो पहले तो देखो, विलायक का द्रव्यमान है, तो विलायक का द्रव्यमान किस में लिखे थे? मोलालता में लिखे थे। तो सिंपल सी बात है कि मोलर तो होगा नहीं, ए दो ऑप्शन तो ऐसे ही खलास हो गया, ए और सी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मोलारता है। बट मोलारता में आयतन चाहिए था, लेकिन ये दिया क्या है? द्रव्यमान विलायक का, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। यहाँ पे चलो अब बात करते हैं मोलारता हमें निकालना है। मोलारता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, विलय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, इसमें केजी, और मोल बराबर आप जानते हो कि विलय का भार बटा विलय का अनुभार होगा, ठीक है, इनटू विलायक का द्रव्यमान है केजी में, और चूंकि यहाँ ग्राम में दिया है, तो ग्राम में दिया है, तो ग्राम में दिया है तो ऊपर क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप पुट करो वैल्यू सबका। विलय यानी ग्लूकोज का भार 18, ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है? 180, C6 H12 O6। एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, बताओ ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितने होते हैं? कायरल कार्बन कितने होते हैं ग्लूकोज में, बताओ? ग्लूकोज का भार 18, अनुभार 180 गुने 1000, विलायक का द्रव्यमान भी कितना है? 1000। गया खलास हो गया, तो 18 से 10 बार में 0.1 मोलर आ गया आंसर। आंसर होगा डी, ठीक है। कमेंट में जवाब दीजिए ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसी तनु घोल का, तनु घोल मतलब जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो, पंचोछल घोल, समझ रहे हो ना? तो किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म किस बात पर निर्भर करता है? विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, विलय के कणों की संख्या पर, विलायक के कणों की संख्या पर। तो पहले तो आप याद रखो कि अनुसंख्यक गुणधर्म है। अनुसंख्या यानी अणुओं की संख्या पे निर्भर करने वाला, तो ये विलय के अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है, ठीक है। अनुसंख्या गुणधर्म विलयन का वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कौन कौन से है अनुसंख्या गुण? टोटल है अनुसंख्या गुणधर्म 4। टोटल अनुसंख्या गुणधर्म कितने हैं? 4 है। पहला है RLVP, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन।
जिसको हम लोग लिखते हैं पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट, यही है आर एम वी पी। तो पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से, और डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है बच्चों के बी इंटू एम। तीसरा है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, इसका फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और एक है लास्ट परासरण का पाई इक्वल टू सी आर टी। टोटल 4 अनुसंख्यक गुण है। ऊपर वाला में कंफ्यूज करता है कि आर एल वी पी, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपसे क्या करेगा, दे देगा कि इनमें से कौन अनुसंख्यक गुण नहीं है, और 3 ए लोग रहेंगे, एक ऊपर रहेगा वाष्प दाब का अवनमन। तो ध्यान रखना, वाष्प दाब का अवनमन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विलयन का परासरण दाब क्या होता है? तो अभी तो फॉर्मूला बताया मैंने आपको, पाई इक्वल टू क्या होता है सी आर टी। अब इसी से चेक करना है, तो पाई बाई सी इक्वल टू आर टी। अच्छा, आर क्या होगा, आर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो। गैस नियतांक, गैस नियतांक है जिसका वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, या 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल होता है, या एक फिर और होता है 1.98 या लगभग 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो ये ज्यादातर फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, तो आपको 2 वैल्यू याद रखना है गैस फंक्शन का, आर। बढ़ूं अगले सवाल की ओर बच्चों, बहुत अच्छा सवाल, छप सकता है एग्जाम में। ठीक है, छप सकता है। ठीक, मेहनत करो, मेहनत 8-10 दिन बचा हुआ है, जितना दम लगा सकते हो लगा दो, क्योंकि एक बार सर्टिफिकेट पे नंबर लिखा गया ना बच्चों, तो हमेशा के लिए हो जाएगा। इसलिए 8 दिन कष्ट करो, और अभी तक जो कमी रह गया छोड़ो, उसको जाने दो। अभी अब जितना किया जा सकता है दम लगा दो। ठीक है, दम लगा दो भाई साहब, शेर बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन कहलाएगा। देखो क्वेश्चन, विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है। तो भाई साहब बहुत अच्छा सवाल है। CuSO4 के घोल से हमें क्या चाहिए, 1 मोल कॉपर चाहिए, लेकिन जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये मिलता है Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। मालूम चला कि कॉपर सल्फेट से तो कॉपर 2 प्लस मिल रहा है, कॉपर कहाँ मिला, तभी Cu2 प्लस से हमें क्या प्राप्त करना पड़ेगा, कॉपर। अब देखो कितना मोल है, 1 मोल है, कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 है, तो इस Cu2 प्लस से 1 मोल कॉपर प्राप्त करने के लिए आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कि 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन, तो आंसर हो गया 2 फैराडे। अगर कूलम्ब में पूछता तो 2 गुने 1 फैराडे का मतलब 96,500 कूलम्ब, बस गुना करने के आ जाता। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 फैराडे हो जाएगा। ठीक है, 2 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है? तो फैराडे का पहला नियम जो है वो ये बताता है कि विद्युत अपघटन के दौरान
इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले विद्युत धारा की इलेक्ट्रॉन पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। फिर से सुनो, विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो W समानुपाती Q इक्वल टू होता है IT, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक दूसरा लिटी आएगा भाई साहब, कांस्टेंट ZIT, W इक्वल टू ZIT। यहाँ पे W का मतलब वेट मास है, तो मास है, C का मतलब करंट है, यहाँ पे I का मतलब करंट है, M इक्वल टू ZCT, W इक्वल टू ZIT। जहाँ Z को क्या कहते हैं, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसको बोला जाता है, ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोला जाता है, ठीक है। सजना ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गई, पानी हो गई। देखो, किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है। भाई साहब विवादित सवाल, ठीक है, विवादित सवाल। देखो, विलयन की सांद्रता घटाओगे तो विलयन की सांद्रता घटेगा तो क्या होगा, विलयन की सांद्रता घटने से नंबर ऑफ आयंस जो है, नंबर ऑफ आयंस वो कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अगर कम होंगे तो क्या होगा, सांद्रता जो आपसे पूछा जाए मोलर चालकता बढ़ेगी, मोलर चालकता घटेगी, मोलर चालकता में परिवर्तन नहीं होता है, मोलर चालकता में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। तो पहली बात कि बहुत अधिक तो होगा नहीं। तो मोलर चालकता, देखो एक चीज का होता है कि मोलर चालकता जो है वो आयतन, एक मोलर आयतन और जो चालकता होता है उसका गुणनफल होता है, ठीक है। A गुणे 1000 बाई जो मोलरिटी होगा वहीं से निकलेगा मोलर चालकता, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। लेमडा एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, आप इसको लेमडा एम भी ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा एम ए इंटू 1000/n। तो होता क्या है कि जब आप सांद्रता घटाओगे तो सांद्रता घटेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएगा। तो नंबर ऑफ आयन घटेगा, इसके वजह से क्या होगा, चालकता घटनी चाहिए, मोलर चालकता घटनी चाहिए। लेकिन इसमें एक समस्या है कि जब आप सांद्रता कम कर रहे हो तो वॉल्यूम भी कम होगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो उससे क्या होगा, और यह मान के चलो कि कंसंट्रेशन का मतलब कि वॉल्यूम उतना ही है, केवल नंबर ऑफ आयन सॉल्यूट का अमाउंट कम कर रहे हैं, तो सॉल्यूट का अमाउंट कम करेंगे तो मोलर चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है, घट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है। तो प्राथमिक सेल में अगर बात किया जाए तो लेक्लांसे सेल प्राथमिक सेल है, मरकरी सेल प्राथमिक सेल है, गैल्वेनिक सेल प्राथमिक सेल है, लेकिन लेड संचायक सेल जो है वो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल द्वितीयक सेल है, बार बार आवेशित किया जा सकता है, किया जा सकता है। आप रिचार्ज करके इसको दोबारे बार बार आवेशित करके और बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये सब जो है लिखो फेंको है, यानी एक बार यूज करो और भाई साहब का काम खत्म हो गया। तो ये प्राइमरी सेल है सब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। ताप भी करता है, टेम्परेचर और रेडियस इक्वेशन आप हम लोग पढ़े हैं, K इक्वल टू A e के पावर माइनस E बाई RT।
सांद्रण भी करता है, सांद्रता अधिक रहेगा तो अभिक्रिया का दर भी क्या होगा, अधिक होगा। रेट आप जानते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज K into concentration of reactant के पावर n होता है, जो उसका ऑर्डर होता है। तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो ताप लगाने पर ही संपन्न होता है, इनमें से सभी हो जाता है। अच्छा, ये इसमें एक चीज और बताते हैं, अगर कोई रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट है अपने पास A और 2B, और ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो अगर इस रिएक्शन के को देखकर अगर इसका रेट लिखना है तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जहां जो कोफिशिएंट होता है गुणांक वो पावर में चला जाता है। इस नियम को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, आप जरूर जानते होंगे। और जब यहाँ पे कंसंट्रेशन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है K और D, A के पावर 1 और D के पावर 2। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसका कोटि अगर हमसे पूछे ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर पूछे तो 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन आप सही नहीं हो, कभी कभी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेट लिखा गया है वो एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये थ्योरेटिकल रेट लिखा गया, जो रिएक्शन दिया हुआ था उसको देख के। तो कोई जरूरी नहीं है कि इस रिएक्शन का जो रेट इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल आएगा वो इसी तरीके का होगा। तो ऑर्डर जो हम लोग निकालते हैं वो थ्योरेटिकल से नहीं निकालते, बल्कि एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंटली जो रेट इक्वेशन दिया रहता है उसका पावर जोड़ते हैं, यानी रिएक्शन ना देके इस तरीके से दिया रहे उसी का पावर जोड़े कर देता है। बढ़ते हैं आगे, आप समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर पहले से बड़ी होती तो बाबा जी हो तो कुछ समझ नहीं आएगा। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, तो भाई साहब शून्य कोटि के लिए होता है मोल पर मीटर पर सेकंड। मैं आपको बता दूं कि अगर शून्य कोटि के लिए पूछेगा, शून्य कोटि के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, तो याद रखना मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड ऐसे लिख देते हैं। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अगर प्रथम कोटि के लिए पूछे, प्रथम कोटि के लिए पूछे तो केवल प्रति सेकंड, और अगर द्वितीय कोटि के लिए पूछे, द्वितीय कोटि के लिए लीटर पर मोल पर सेकंड। कहां गए सब, थोड़ा पानी पिला दीजिए एक गिलास। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर जो इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, उस पे सवाल आया है कि यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसको 50% पूरा होने में समय लगेगा। 50% पूरा हो जा रहा है, यानी कि अर्ध आयुकाल से पूछा जाता है टी हाफ, तो 0.693 ये होता है। प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयुकाल, जरूर फॉर्मूला याद रखना, इस पे एकदम छपेगा एक नहीं क्वेश्चन। तो अर्ध आयुकाल 0.693 अच्छा, और प्रथम कोटि के लिए जो टी होता है, यहाँ पे अगर हमें के मालूम रहे तो 50% पूरा होने में, अर्ध आयुकाल कितना होगा वो मालूम पड़ जाएगा। के निकाल लेते हैं ना, के निकाल लेते हैं, तो K इक्वल टू होता है 2.303 बाई T log R0 बाई R, जहाँ R0 जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, R फाइनल कंसंट्रेशन। K इक्वल टू 2.303 बाई T कितना है बताओ, 32 मिनट है, इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं 100,
और 75% पूरा हो गया, तो 75% पूरा हो गया तो फाइनल बचा कितना? 25%। ठीक है, काटो 25 चौके 100, के इक्वल टू 2.303 बाई 32 बचा log 4 का वैल्यू 0.60। तो एक काम करो बच्चों, आप इसको सोल्व करो। यहाँ पे सोल्व करने के बाद k का वैल्यू फाइंड करो और k का वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे पुट कर दो, जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर प्रथम कोटि के लिए पूरा टाइम पूछे t इक्वल टू 2.303/k, k पूछे तो 2.303/t log r0 बाई r। r0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, और r क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से k निकलेगा, k निकालने के बाद यहाँ वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अभी हम लोग ऑर्डर की बात कर रहे थे, ऑर्डर वाला सवाल आ गया, एग्जाम में भी आ सकता है। यदि किसी अभिक्रिया का वेग दिया गया है, देखो यहाँ पे दिया है ना, हम लोग को निकालना नहीं पड़ रहा है, वेग दिया हुआ है, वेग रेट इक्वल टू आपको दिया हुआ है a कंसंट्रेशन ऑफ a का पावर 2 और b का पावर कुछ नहीं है 1। तो आपसे पूछा गया कि ऑर्डर बताओ, कोटि बताओ, तो जो पावर है जोड़ दीजिए, 2 + 1 कितना हो जाएगा? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तीसरे कोटि का रिएक्शन। भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में अंतर याद कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा कितनी होती है? 20 से 40 किलो जूल पर मोल। अच्छा, भौतिक अधिशोषण में अगर आपसे पूछेगा कि बल कौन सा काम करता है, बल, तो वांडर भाल बल याद रखना है, वांडर भाल नहीं, वांडर वाल बल। अगर पूछेगा कि इसमें परत कितना बनता है, तो बहुत सारा परत बन सकता है। भौतिक अधिशोषण में कई सारे मल्टीमोलिकुलर लेयर बनता है, इसमें बहुआण्विक परत बन सकता है। ठीक है, और भौतिक अधिशोषण का ऊष्मा कितना है? तो 20 से 40 किलो जूल पर मोल। 2 नंबर का अगर अंतर पूछा जाता है तो 3 आप लिख सकते हो। रासायनिक अधिशोषण का भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। रासायनिक अधिशोषण, चंद्रकांत सर रासायनिक अधिशोषण, एक बार वीडियो देख लीजिए और थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। है रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण में अगर पूछेगा ऊष्मा कितनी होती है या एंथैल्पी कितनी होती है, ऊष्मा पूछे चाहे एंथैल्पी पूछे, तो होगा 80 से 240 किलो जूल पर मोल। अगर आपसे परत पूछे, परत इसमें एक आणविक ही बनेगा, मतलब एक ही परत बन सकता है, एक ही बार अधिशोषण होगा, दोबारे नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, जब तक जितना चलेगा चलेगा पूरा, देखते हैं कितना खिंचाता है। परत एक आणविक बनेगा और क्या लिखा गया? बल। तो अगर बल इसमें पूछे तो इसमें रासायनिक बंधन होता है। खिंचकर पूरा खत्म करते हैं, फिजिकल इनऑर्गेनिक, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक का अलग से बना देंगे। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा हो रहा है ना बड़ा। देखो बच्चों, वीडियो थोड़ा सा जैसे सर बोल रहे हैं पीछे, इसकी वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि अभी बड़ा छोटा नहीं देखना है। बहुत सारा देख लो कि जानकारी अगर हमको सिर्फ टिक लगाना रहता तो अब तक तो पूरा खत्म हो गया होगा 70, लेकिन आप देखो कि अभी तक हम लोग मात्र 17 क्वेश्चन में हैं और 17 क्वेश्चन से आप
एनालाइज करके देखो कितना चीजें मैंने आपको बताई है। अभी बड़ा छोटा कुछ नहीं देखना है, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल एकत्रित करो और उसको याद करो। हाँ, नया कुछ थोड़ी हम लोग कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वही चीज है। तो ऐसे नहीं पढ़ोगे तो रिवीजन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा बेहतर तरीके से करवा रहे हैं हम, तो वीडियो लंबा जाए तो जाए, एक बार देख लो, फायदा बहुत होने वाला है इससे। थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। देखो, जो पदार्थ जल के पृष्ठ तनाव कम कर देगा तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पृष्ठ सक्रिय यानी सरफेक्टेंट। विद्युत अपघट्य क्या होता है? जो विद्युत अपघट्य का मतलब होता है जो धनायन ऋणायन में टूट जाए। धनायन एवं ऋणायन में टूट जाता है, ठीक है, डिसोसिएट हो जाता है। विद्युत अपघट्य डिसोसिएट नहीं होगा। और उत्प्रेरक क्या होता है? कोई बाहरी पदार्थ है, बाहरी पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ध्यान रखना, अभिकार के जो उत्प्रेरक है अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी सकता है। अगर धनात्मक उत्प्रेरक है तो बढ़ा देगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया के दर को कम करेगा। इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि उत्प्रेरक वह बाहरी पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। थोड़ा सा पानी कर लूं। तो अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है, ठीक है। विद्युत अपघट्य के कुछ उदाहरण दूं मैं आपको, तो NaCl, MgCl2, AlCl3, Fe2O3, ZnSO4, CuSO4, KNO3, बहुत सारा हो जाता है, ठीक है। सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और विद्युत अपघट्य में आपका हो गया शुगर, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण कौन करेगा? जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण कौन करेगा भाई? स्टार्च करेगा। स्टार्च कोलाइडी विलयन का निर्माण करेगा, ठीक है। देखो, तीन तरह के होते हैं। एक होता है जो विलयन होता है, एक तो वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। एक होता है कोलाइड, कोलाइडी विलयन, और नेक्स्ट होता है निलंबन, ठीक है। वास्तविक विलयन के कणों का आकार, कणों का आकार, कण का जो आकार होता है, कण का आकार लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है कणों का आकार, इसका वास्तविक विलयन का। कोलाइडी विलयन का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और निलंबन का ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। अभी नैनोमीटर में दे चाहे एंगस्ट्रम में दे, थोड़ा सा इधर उधर करके चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब जानते हो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो अगर इसको हम लिखे, चेंज करना तो क्या कर सकते हैं? इसको 10 के पावर -9 गुने 10 के पावर -1 लिखेंगे, और 10 के पावर -1 गुने हम नैनोमीटर लिख देंगे, और 10 उधर चला जाएगा। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? इमल्सिफायर। तो इमल्सिफायर अगर आपसे पूछा जाए तो आप जानते हो सोप और डिटर्जेंट जो होता है, साबुन जो है वो आपका इमल्सिफायर है, ठीक है। साबुन इमल्सिफायर होता है, साबुन। सोप याद रखना,
बायसी कारक कौन है? साबुन। फिजिकल केमिस्ट्री आपका यहाँ तक जो 20 क्वेश्चन था वो फिजिकल केमिस्ट्री से था, तो फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त हो गया। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुछ देखते हैं जल्दी जल्दी से आपको कंप्लीट करा देते हैं इनऑर्गेनिक। बाकी का जो ऑर्गेनिक बचेगा उसको हम लोग एक अलग वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं जल्दी से। कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो कैलामाइन है जिंक का अयस्क, ठीक है। कुछ और अगर अयस्क के बारे में मैं आपको बताऊं तो याद रखना, चलो येलो कलर से लिखते हैं। लोहे का मुख्य अयस्क, ये तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है। लोहे का जो अयस्क है, लोहे का वो मुख्य अयस्क इसका है हेमाटाइट। उसके बाद और है मैग्नेटाइट। सबसे मुख्य अयस्क पूछेगा तो हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पैराइट। इसका एक ट्रिक बताते हैं लोहे के लिए। हेमा मालिन से इश्क लड़ा। अब एक ज्यादा सीरियसली मत लेना इसको, ठीक है। तो तुम्हारे लायक कहीं बूढ़ी हो चली होगी, उसके बेटे का 2.5 किलो के हाथ है, पड़ेगा ना तो सीधा हो जाओगे। इसलिए चुपचाप एक केवल याद रखना है, हेमा से हो गया हेमाटाइट, मालिन से हो गया मैग्नेटाइट, से हो गया सीडेराइट, इश्क से हो गया आयरन पैराइट और ला से हो गया लड़ाव से लोहा। सुन लो एक बार, लिख लेना खुद से। हेमा से हेमाटाइट, मालिन से मैग्नेटाइट, इश्क से सीडेराइट और इश्क से आयरन पैराइट और ला से लोहा, यानी लोहा के अयस्क। उसके बाद बताऊं एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क है बॉक्साइट, फिर है क्रायोलाइट, कोरंडम, ये सब जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। उसके बाद और है तांबा, कॉपर। तो कॉपर का आपका हो जाएगा मैलेकाइट, क्यूपराइट और कॉपर पाइराइट। तो ये सबका मैंने बता दिया, आप याद रखना। और जिंक का हो गया आपका कैलेमाइन और जिंक ब्लेंड भी होता है। जिंक का कैलेमाइन भी हो गया, जिंक का एक तो कहाँ पे है कैलेमाइन, यहाँ पे कैलेमाइन और एक जिंक ब्लेंड भी होता है, ठीक, सल्फाइड है। नेक्स्ट, मोल्ट प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो मोल्ट प्रक्रम के द्वारा निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है। देखो इसमें कुछ और बताते हैं, जैसे मोल्ट प्रक्रम, एक तो ये पूछा मोल्ट प्रक्रम, तो ये किसके लिए है? निकेल के लिए, ठीक है। उसके बाद मंडल परिष्करण अगर पूछे, मंडल परिष्करण जिसको जोन रिफाइनिंग भी बोलते हो, जोन रिफाइनिंग, तो ई हो गया किसके लिए? सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए, यानी अर्धचालकों के लिए पूछा जाए। अर्धचालक में कौन कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो शुद्ध अवस्था में सिलिकॉन और जर्मेनियम प्राप्त होता है किस विधि से? मोल्ट प्रक्रम के द्वारा। एक और याद रखना, वान अर्केल विधि। वान अर्केल विधि हो गया टाइटेनियम के लिए और प्लस जिरकोनियम के लिए। तो इतना चीज मैंने आपको इससे बताया। मोल्ट प्रक्रम निकेल के लिए, मंडल परिष्करण अगर शुद्ध अवस्था में अर्धचालक चाहिए सिलिकॉन जर्मेनियम तो उसके लिए, और वान अर्केल विधि किसके लिए? टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्माइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक होता है? तो थर्माइट विधि में आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, जिसको एल्यूमिनोथर्मिक विधि भी बोलते हैं। तो थर्माइट विधि के द्वारा क्रोमियम, मैंगनीज वगैरह मेटल का रिडक्शन कराया जाता है, उसमें अवकारक कौन होगा? एल्यूमिनियम होगा। लोहा धातु के निष्कर्षण के दौरान कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होता है? तो जब लोहा का निष्कर्षण करोगे तो यहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट जो है वो धातुमल के रूप में प्राप्त होता है। कुछ टर्म है जिसे आप याद रख सकते हो, जैसे पहली बात की अयास किसे कहते हैं? अयास क्या है? तो अयास जिससे कम खर्च में धातु प्राप्त किया जा सके, तो इसको हम लोग बोलेंगे अयास। गैंग किसको कहते हैं? गैंग, तो गैंग होता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि। गैंग क्या होता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि। अच्छा, एक होता है फ्लक्स। फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है? तो बाहर से मिलाया जाने वाला पदार्थ, गैंग को द्रवणशील पदार्थ में बदलकर बाहर करने के लिए मिलाया जाता है। तो क्या हो गया? फ्लक्स। और फिर एक है धातुमल, जिसको स्लैग बोलते हैं। ये क्या है? गैंग प्लस फ्लक्स आपस में मिलते और धातुमल का निर्माण करते हैं। तो इतना चीज इससे याद रखना। बढ़ते हैं आगे। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन होती है? देखो, जो इनर्ट गैस होते हैं वो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस होती है। इसमें सबसे क्या होगा? हीलियम। अब गैसों से रिलेटेड कुछ बात याद रखना जो आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे हल्की हाइड्रोजन होती है, सबसे हल्की हाइड्रोजन। अगर पूछा जाए कि बैलून में या वायुयान के टायर में कौन सा रहता है? वो रहता है हीलियम। ठीक है, हीलियम। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हल्का तो है लेकिन बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, इसीलिए हीलियम का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो तैराक होते हैं पानी में, गोताखोर लतखोर के भाई है, गोताखोरों के श्वसन टैंक में कौन गैस होता है? तो हीलियम होता है प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ठीक है। वायुमंडल में अगर पूछा जाए, वायुमंडल में सबसे अधिक उपस्थित अक्रिय गैस अगर कहा जाए वो होगा आर्गन। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक उपस्थित आर्गन। आर्गन का खोज किसने किया था? तो आप याद रखना, रामसे ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। आर्गन का खोज किसने किया था? रामसे ने। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो याद रखना, सीले एवं ब्रिस्टले ने।
सीले एवं प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। अच्छा, नाइट्रोजन कितना है वायुमंडल में? 78%, सबसे ज्यादा यही है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही ज्वलनशील गैस है, और हाइड्रोजन में याद रखना इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इतना सारा चीज मैंने आपको बताया अक्रिय गैस से। अच्छा, याद रखना हीलियम के बारे में एक और चीज, सबसे अधिक आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी वो किसका होता है? हीलियम का ही होता है। हीलियम का आयनन एंथैल्पी पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक होता है। कुछ और बताओ, सबसे अधिक, सबसे प्रबल में अगर पूछा जाए तो सबसे प्रबल अगर ऑक्सीकारक पूछा जाए, ऑक्सीकारक, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन होगा। सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक पूछा जाए तो भी फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन होगा। सबसे प्रबल अगर पूछा जाए आपसे, सबसे प्रबल इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता तो किसका होता है? क्लोरीन का होता है। देखो कितना सारा चीज मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन से। तो बच्चों, अगर लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है या कर रहा हूं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना एक बार, इसमें आपको कुछ नहीं जाता है। और जो समस्या हो कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, शेयर कर दो एक बार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि लगातार वीडियो देने वाला हूँ आपको, और बहुत काम की चीज। ठीक है, ऐसा नहीं कि आके सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो एक फ्रेज याद रखना, सिर्फ हेलो फोन, फोन ऐसे लिखते हैं, हेलो फोन करो, हेलो फोन करो, मतलब अपने वाली को बोल रहे हो कि हेलो फोन करो। तो हेलो से क्या हो गया? हेलो से हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, और एक एफ से हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन, ओ से हो गया ऑक्सीजन, और एन से हो गया नाइट्रोजन। यही तीनों जो हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही हाइड्रोजन बॉन्ड का बच्चों निर्माण करते हैं। फोन याद रखना कि फोन ही है जो हेलो फोन करो, फोन हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन के साथ एक फ्लोरीन आ जाए, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाए, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन आ जाए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। बट HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, बिकॉज फ्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन है। तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एक दूसरे के अपरूप है, एक दूसरे के एलोट्रोप्स है। ठीक है, संभारिक क्या होता है? परमाणु संख्या भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, लेकिन परमाणु भार समान। एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे आर्गन 40 एंड कैल्शियम 40, ये क्या है? संभारिक है। कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14, क्या है? संभारिक है। समावैवी, समावैवी क्या होता है? अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र, भैरव बाबा बोलने का नहीं, संरचना सूत्र
संरचना सूत्र क्या होगा? अनुसूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तो इन लोग को मना किया, अनुसूत्र समान होगा लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, चलो। और अपरूप का मतलब कि एलोट्रोप्स है उसी का अलग रूप है। ऑक्सीजन ओजोन हो गया, ग्रेफाइट और हीरा भी क्या है? एक दूसरे के अपरूप। ठीक, निम्नलिखित में कौन द्विभाषनिक है? सेटअप एग्जाम में भी आया था आपका कि जो बेसिसिटी निकालने के लिए देखो H3PO4 और H3PO2, ये तीन में से किसी एक का आपको क्षारीयता पूछा जा सकता है। तो इसको हमें चाहिए इसका क्षारीयता या भास्मिकता। H3PO4 का 3, H3PO3 का 2, H3PO2 का 1 होगा, याद रखना। तो आपसे किसका पूछा? द्विभाषनिक पूछा, H3PO3 हो जाएगा, H3PO3। कैसे आया? इसका स्ट्रक्चर बनाओ। मैंने आपको बताया था फास्फोरस सेंट्रल एटम है, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, बाकी 2 ऑक्सीजन जो बच गए इनको ऐसे जोड़ो। अभी 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 3, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक डायरेक्टली यहाँ आएगा। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है वही भास्मिकता कहलाता है, वही H+ के रूप में बाहर निकलेगा। अगर इसका बनाना है फास्फोरस डबल बॉन्ड और 4 ऑक्सीजन, तो एक ऊपर तो 3 नीचे। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है तो एक यहाँ और एक यहाँ। तीनों ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, दोनों बाहर निकल सकता है। तो क्षारीयता कितना होगा? 3। और इसका देखा जाए फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एक बचा, यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस से जुड़ेगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन O से, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो क्षारीयता कितना होगा? 1। तो यह स्ट्रक्चर भी याद रख लेना, H3PO3, H3PO4 और H3PO2 का, और बेसिसिटी भी याद रख लेना। आंसर होगा H3PO3। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक वाले तत्व है, लेकिन इसमें भी किसको छोड़ के? जिंक, कैडमियम और मर्करी, इनको छोड़ के, क्योंकि ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। डी ऑर्बिटल इनका पूर्णतः भरा हुआ है, इसीलिए ये संक्रमण तत्व नहीं है। इनको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं ये एक्सेप्ट कर दो, यानी इनको छोड़ के बाकी सब जो डी ब्लॉक वाले तत्व है वो क्या है? संक्रमण तत्व है। एस ब्लॉक में कौन कौन आता है? वर्ग 1 का तत्व और वर्ग 2 का तत्व। पी ब्लॉक में कौन आता है? 13 से लेके 18, वर्ग 13 से वर्ग 18। और एस ब्लॉक में वर्ग 1 का जो तत्व है, वर्ग 1 का तत्व, इनको बोला जाता है क्षार धातु। याद रखना, आ सकता है एल्कली मेटल। और वर्ग 2 में जो आता है वो बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। उसके बाद पी ब्लॉक जो होते हैं इसको बोलते हैं सामान्य या प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व है? तो भाई सोडियम तो क्षार धातु है, कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है, वर्ग 1 का है, वर्ग 2 का है। मैग्नीशियम जो है क्षारीय मृदा धातु है। एल्युमिनियम आपका पी ब्लॉक का तत्व हो गया, प्रतिनिधि तत्व। सल्फर फास्फोरस 16 का है, 17 का है। फ्लोरीन हाइड्रोजन है आपका
और कॉपर और आयरन जो है वो संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व का मतलब होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, पहले तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में और डी ऑर्बिटल अंशतः भरा हुआ रहता है, यानी इनकम्प्लीटली फील्ड होता है। ठीक, कुछ और चीज बताऊंगी इसमें, जगह तो है नहीं। जैसे आपसे पूछा जाए वर्ग 15 के तत्व को क्या कहते हैं? वर्ग 15 के तत्व को बोलते हैं निकोजेन्स। वर्ग 16 का जो तत्व है उसको बोलते हैं काल्कोजेन्स। ठीक है, और वर्ग 17 का जो तत्व है 17 का, इसको बोलते हैं हैलोजन। और वर्ग 18 वाले को बोलते हैं नोबेल गैस बोलते हैं। ठीक है, नोबेल गैस। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, क्रोमियम जो है वो एटॉमिक नंबर 24 है। ठीक है, तो इसका करेंगे तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। देखो गिन के देखो 24 है, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 4 यहाँ पे होना चाहिए। क्या हो गया? 24। लेकिन आप जानते हो क्रोमियम और कॉपर जो है वो एक्सेप्शन होता है, इसलिए यहाँ पे 3d में और 4s में थोड़ा सा चेंज होता है। ये तो पूरा गया, फिर से अब जो सही है वो लिख देते हैं। क्रोमियम का होगा 1s 2 2s 2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d 5। तो s का एक इलेक्ट्रॉन, इसको चूंकि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए 3d 5 बना लेता है। तो अगर आप चाहो तो 18 तक तो आप लिख सकते हो आर्गन, उसके बाद 3d 5 और 4s1, तो ये वाला हो जाएगा आर्गन 3d 5 4s1। ठीक है, उसी तरह अगर कॉपर का पूछे, कॉपर का, तो आर्गन तक 18 और 3d 10 और 4s1 हो जाता है। ये भी एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। निम्नलिखित में किन तत्वों में फोरेट कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है? तो फोरेट हो जाता है लैंथेनाइट्स में, और 5f जो है वो किसमें जाता है? एक्टिनाइट्स में। तो लैंथेनाइट में फोरेट जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ, अगर इस ब्लॉक का आपसे बाहर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो क्या होगा? ठीक है, जरूर याद रखे जाना, NS1 या 2 होगा। NS1 या 2, अगर वर्ग 1 का तत्व है तो NS1 रहेगा, 2 का है तो NS2 रहेगा। अगर डी ब्लॉक का पूछे आपसे तो बताओ क्या होगा? डी ब्लॉक का N-1 D 1 to 10 NH1 2। ठीक है, उसके बाद अगर पी ब्लॉक का पूछो, पी ब्लॉक का हो जाएगा NH2 NP1 to 6, NH2 NP1 to 6। और एक ब्लॉक का मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसको जल्दी से En-2, ये यहां से एंटी पेनल्टी मेट सेल से स्टार्ट होगा, N-2 F1 to
14। इसके बाद आपको मैं बोलता हूं जल्दी से, अगर याद है तो कमेंट में छाप दो, और नहीं तो बुक में देखो और एक बार किताब में सबका देख लेना। इसको भी याद कर लेना, इसको भी कर लेना, इसको भी कर लेना, और इस सबको एक बार जरूर देख लेना एग्जाम के जाने से पहले। किसी ना किसी का पूछा जा सकता है, और एक ब्लॉक का निकाल के छाप दो कमेंट में, ठीक है? क्या होगा नेक्स्ट, Fe6 माइनस में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था है, तो देखो क्या है, Fe3 माइनस, तो Cn माइनस एक निगेटिव लिगेंड है, ठीक है? तो इसका निकालना है Fe का, तो x प्लस 6 इंटू Cn का -1 इक्वल टू चार्ज टोटल कितना है -3, x इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है? 3। आपसे एक और मैं पूछ लेता हूँ अपने मन से, NiCl4 2 माइनस का कितना होगा, और एक दे NiCO4 का बताइए कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर। चलो जल्दी से छापो। तो देखो क्लोरीन का 4 होता है, इसका लिखेंगे x प्लस 4 क्लोरीन है, और क्लोरीन का ये होता कितना है -1 इक्वल टू -2, x इक्वल टू 4 -2 इक्वल टू +2 आ जाएगा। चूंकि CO जो है एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसीलिए इसका x प्लस 4 इंटू CO का 0 हो जाएगा, ठीक? याद रखना। CuNH3 के 4 2+ में हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, प्रसंकरण। तो देखो 4 जब कोऑर्डिनेशन नंबर हो, तो मैंने आपको बताया था चाहे तो sp3 होगा चाहे dsp2 होगा, चूंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 में तो ही होता है हाइब्रिडाइजेशन, या तो sp3 या फिर dsp2। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लिगेंड वीक रहे, वीक लिगेंड का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब रहे, तो पेयरिंग नहीं होगा, तो sp3 होगा। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने के बाद इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो dsp2 हो जाएगा, dsp2। विटामिन, अब यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, तो रोकते हैं अभी, ठीक है? और बाकी का नहीं, इनऑर्गेनिक ही है, यहाँ तो इनऑर्गेनिक है, बट यहाँ से इधर बाकी सब जो है ऑर्गेनिक डिस्टेंस स्टार्ट हो गया। तो मेरा गला भी थोड़ा सा बोलते बोलते आप समझ ही रहे हो घरघराने लगा, सुबह से क्लास ले रहे थे, उसके बाद आ गए आपके लिए। तो बस करते हैं, और बाकी का जो 35 क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, लेकिन आपके रिस्पॉन्स पे निर्भर करेगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा, आपको सीखने को कुछ मिला और तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो दोस्तों। उसके बाद अगर आप बोलोगे कमेंट में कि सर इसका सेकंड पार्ट दीजिए, तो हम कल जरूर आपको इसका सेकंड पार्ट भी देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।